हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार डीएलईडी का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, सभी अपने अपने सेंटर भी देख चुके होंगे। चलिए, इस क्रम में जो भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। आप लोगों की प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे इस तरह से। इस क्रम में हमने सोशल साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूँ, और इस तरह अभी फ़िलहाल में जो भी होगा मैं आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बिहार डीएलईडी से वो देता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? ऐसा कौन सा वंश था जो मगध पर सबसे पहले शासन किया था? ऑप्शन ए है हर्यक राजवंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य राजवंश। जी, तो पता है आपको सबसे पहले जो मगध साम्राज्य है उस पर हर्यक वंश ने शासन किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक थे? यानी किसके समय में दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये क्वेश्चन वो है। ठीक है ना। तो दूसरे बौद्ध संगीति के आयोजन किसके काल में हुआ था? ए में है शिशुनाग, बी में है घनानंद, सी में है काला अशोक और डी में है अजातशत्रु। जी, तो दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था काला अशोक के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? काला अशोक के शासनकाल में दूसरे बौद्ध संगीति का हुआ था, तीसरे बौद्ध संगीति का हुआ था अशोक के, और प्रथम का हुआ था अजातशत्रु के समय में, और चौथा का हुआ था कनिष्क के समय में। तो ये चारों आपको याद रखना है। प्रथम किसके समय में हुआ था? एक बार वो रिपीटेड। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा हुआ था काला अशोक के, तीसरा हुआ था अशोक के, और चौथा हुआ था कनिष्क के। ठीक है, तो ये जो बौद्ध संगीति हुआ था ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? कौन ऐसा मौर्य राजा था जिसके दरबार में सेलुकस ने अपना राजदूत को भेजा था? ठीक है, तो सेलुकस ने अपना राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, राजदूत बनाकर भेजा था उन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा है, निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक थे? अर्थात मतलब वो कौन ऐसा इसमें व्यक्ति है जिसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है शिशुनाग, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैंने अभी ही आपको बताया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु यानी प्रथम बौद्ध संगीति का जो शासनकाल, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था, और दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, याद रहेगा, आशा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान लिखवाए थे? कौन ऐसा राजा था, भारतीय राजा, जिन्होंने अपने योगदानों को शिलालेख के माध्यम से लिखवाया था? तो भारत के वह प्रथम राजा अशोक था जिन्होंने शिलालेख पर अपने योगदानों को लिखवाया हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की? ऐसा कौन सा भारतीय राजा था जो अपने राज्य विस्तार करने के लिए वैवाहिक यानी शादी ब्याह वाला रीति अपनाता था? यानी वह क्या करता था, शादी कर करके दूसरे दूसरे राज्य था, ठीक है, तो वहाँ मतलब शादी कर करके वो अपने राज्य को विस्तार करता था। तो इसमें भारतीय राजा में ऐसा कौन सा राजा था? जी, तो वो भारत का प्रथम मगध पे शासन करने वाला जो प्रथम हर्यक वंश के प्रथम जो शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। और उन्होंने सबसे पहले भारत में वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया था और इस तरह से उन्होंने अपने राज्य विस्तार किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्न में से किस प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा
दारियुस की तरह शिलालेख जारी किया था। वह ईरान के एक राजा था, उसकी तरह कौन ऐसा भारतीय राजा था जिसने शिलालेख जारी किया था? जी, जैसे शिलालेख की बात आती है प्रथम बार तो वो अशोक का नाम तो एकदम निश्चित है, तो इस तरह से इसका भी राइट आंसर अशोक हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जो मौर्य शासन चल रहा था उसका अंतिम जो शासक था वह अंतिम शासक कौन था? जी, मौर्य सम्राट का जो अंतिम शासक था वह अशोक था, ठीक है ना, अशोक था। जी, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश की थी? इसकी माँ जो थी जो वह कोकिलीय वंश की थी, ठीक है ना, कोलीय वंश की, और इनके पिता जो थे वो शाक्य वंश के थे, ठीक है ना। इनके पिता कौन सी वंश के थे? शाक्य वंश के थे, ठीक है, याद रहेगा। और इनकी जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, या लुम्बिनी वन भी हम कहते हैं, लुम्बिनी वन में हुआ था जो आज नेपाल में पड़ता है, ठीक है जी। और इन्हें मात्र कितनी 16 वर्ष की आयु में शादी करा दी गई थी, ठीक है। ये मैंने डिटेल्स आपको क्लास में भी दिया था, ऑफलाइन क्लास में सारी चीज़ों को मैंने भी दिया हूँ, और ये सिर्फ हम एक रिवाइज के रूप में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखते हैं तो क्या कहता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? जो विक्रमशिला विद्यालय था उसका विकास किसने करवाया था? ए में है महेंद्रपाल, बी में है धर्मपाल, और सी में है गोपाल, और डी में है कुमारपाल। जी बताइएगा विक्रमशिला का। हाँ, तो विक्रमशिला का जो है वह धर्मपाल, किसने? धर्मपाल ने विकास करवाया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विकास है यानी उसका स्थापना जो है वो कुमार गुप्त के समय में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 12 को देखते हैं तो कहता है बौद्ध धर्म के महायान पथ का विकास किसके काल में हुआ था? देखिए यानी बौद्ध धर्म जब दो भाग में टूट गया, महायान और हीनायन जो है, यह जो है बौद्ध धर्म के चौथा बौद्ध संगति हुआ था, चौथे बौद्ध संगीति हुआ था। उस समय जो है बौद्ध धर्म टूट गया था। महायान का विकास जो है कनिष्क के समय में हुआ था। जो चौथा बौद्ध धर्म के जो है चौथा संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के समय में। और यह कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था जो कश्मीर में पड़ता है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखते हैं तो गुप्त वंश का कौन सा राजा वीणा बजाते थे? ऐसा कौन सा राजा गुप्त वंश का था जो वीणा बजाते थे? जी, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। जी, तो समुद्रगुप्त वह ऐसा राजा था जिसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। इसको 2-3 बात से याद रखिएगा। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसे कविराज भी कहा जाता है, और इसे ऐसा भारतीय राजा कहा जाता है जिसको बीना बजाते हुए दर्शाया गया है सिक्कों पर। तो इस तरह से गुप्त वंश का यह प्रथम ऐसा शासक था जिसे बीना बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यहाँ जस्ट ये क्वेश्चन मैंने मेंशन कर ही दिया है, तो इसी को समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था? देखिए जो सेल्यूकस निकेटर था, जब चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी युद्ध हुई थी तो उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय हो गए थे, जीत गए थे, और उसके दौरान जब संधि हुआ था तो उसने सेल्यूकस निकेटर से क्या कर लिया था? उसकी पत्नी को ले लिया था, मतलब उससे विवाह भी कर लिया था, और उसके बाद उसका जो है उसके दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज को भी ले लिया था उसने, और जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी को भी लेकर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जब हम सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं तो 17 कह रहा है बुद्ध के जीवन का कौन सा भाग स्तूप से संबंधित है? यानी स्तूप से संबंधित क्या है? यानी बुद्ध का मौत, या बुद्ध का उपदेश, या बुद्ध का जन्म, या बुद्ध का त्याग। तो हम देखते हैं जो स्तूप होता है वह बुद्ध के मौत यानी मृत्यु के में दर्शाया गया है, दिया गया है, मृत्यु चिन्ह में दिया गया है, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, यह कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ वैशाली भी ऑप्शन है, याद रखना है। तो हमको कहीं कहीं पे आप जैसे रहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, और आपको ऑप्शन में डायरेक्ट रहता है कोई कोई बुक में देखें वैशाली। ठीक है, वहाँ पे वैशाली आपने अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो वैशाली ठीक है, लेकिन वैशाली में कहाँ, तो वैशाली में कुंडलग्राम। अब यहाँ पे ऑप्शन है वैशाली भी है, कुंडलग्राम है, तो राइट आंसर क्या लें, तो राइट आंसर होगा कुंडलग्राम। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि आपके जन्म मतलब अगर पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में फेमस है तो आपकी जन्म कहाँ हुआ, तो इंडिया कहेगा तो भी राइट होगा, और बिहार कहेगा तो भी राइट होगा, फिर इसी तरह से बढ़ते हम चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए टाइम आगे नहीं लेते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी, रांची में हुई थी, पावापुरी में हुई थी, समस्तीपुर में हुई थी जी। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु थी वह पावापुरी में हुई थी। गौतम बुद्ध किसे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था जी। गौतम बुद्ध के समय में जो है वैशाली में एक नर्तकी थी जिसका नाम था अम्रपाली, और वह काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी खूबसूरत महिला थी, और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए एक नर्तकी थी, है ना। इससे गौतम बुद्ध भी मिले थे, और इसी को उन्होंने अम्रपाली को ही उसने आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था। ठीक है, चलिए ये सब मैंने पढ़ाया था आपको ऑफलाइन क्लास में। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे जी। बताएंगे पाटलिपुत्र के संस्थापक। ऑप्शन ए में है उदयन, ऑप्शन बी में अशोक, ऑप्शन सी में है बिंबिसार, ऑप्शन डी में है महापद्मनंद। तो हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वह गंगा और सोन नदी की जो संगम स्थल है, मिलन स्थल है, उस जगह पर उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है। विशाल स्नानागार जो है यह हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। विशाल स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन यानी बंदरगाह कौन है। कालीबंगा है, लोथल है, रोपर है, और क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो है जी। बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ऑप्शन ए है कांस्य युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। कांस्य युग मतलब इस समय कांसा की उपयोग किया जाता था। लौह युग मतलब लोहे के युग की उपयोग किया जाता था। जो पाषाण काल है यानी पत्थरों का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, कहता है सिंधु सभ्यता के घर किस से बने होते थे, यानी किस चीज़ से बने होते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घरें होती थी वह ईंटों से बनी होती थी। किस चीज़ से बनी होती थी, ईंटों से बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, कहता है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, वो क्या चीज़ में विश्वास करते थे। ऑप्शन ए में है आत्मा और ब्रह्मा में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह मातृशक्ति में ज़्यादातर विश्वास करते थे, बाकी वो इस सब चीज़ में कर्मकांड के चक्कर में नहीं पढ़ते थे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ, अर्थात मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ। मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ वह 1922 ईस्वी में हुआ, और इसका खोज जो है राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया। जबकि 1921 ईस्वी में किसका खोज हुआ, हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा जगह की खोज की गई। सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा जगह को ही खोजा गया था, और वह 1921 ईस्वी में खोजा गया था, और यह खोजा गया था किसके द्वारा, दयाराम सहनी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य फसल क्या था। तो उस समय के लोग जो थे वह उसका मुख्य फसल गेहूं और जौ था। ठीक है ना। ऐसे चावल और जौ भी मिले हैं, चावल गेहूं भी मिले हैं, लेकिन मुख्य फसल की अगर बात करते हैं तो मुख्य फसल गेहूँ और जौ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। अभी मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले दयाराम सहनी ने
1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सिंधु सभ्यता का विकास का केंद्र है। मतलब कौन सा ऐसा जगह है जो सिंधु सभ्यता का विकास का केंद्र है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। जी, तो बताइएगा सिंधु सभ्यता के विकास का केंद्र क्या है? तो विकास का केंद्र उसका मोहनजोदड़ो है। इसको राजधानी भी कहा जाता है और कभी कभी आपको जुड़वा राजधानी पूछ देता है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हम दोनों लेते हैं उस क्रम में। ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। उस समय कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन थी? सुमेरियन की सभ्यता थी, या चीन की सभ्यता थी, या रोम की सभ्यता थी, या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी? जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? उपनिषद जो होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम जो है वेदांत कहलाता है। उपनिषद को हम दूसरे नाम से वेदांत नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का वेद कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। जी, अगर आप सामवेद को देखेंगे तो सामवेद को सबसे पहले सामवेद में 7 सुरों का जो है सा रे गा मा पा धा नी सा का जो धुन आपको मिलता है, यह सामवेद में ही मिलता है और इसे संगीतों का वेद कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीतों का वेद कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर प्राचीन वेद है तो वो प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 1 में कह रहा है 1, 2 बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 3 और डी में कह रहा है 4। जी देखिए, तो वेदों की संख्या क्या है? तो वेदों की संख्या 4 है। आपको अभी ही देखे हैं क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है ये सब के सब वेदों की संख्या है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। कृषि की शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहले कृषि की शुरुआत कब की गई? तो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था कि नवपाषाण काल में इंसान क्या किया, धीरे धीरे आते आते वो कृषि की शुरुआत कर दी। एक जगह स्थायी समाज का निर्माण कर लिया, उसके बाद उसने पालतू पशु को भी तैयार कर लिया था नवपाषाण काल में आते आते। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इसको याद रखिएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जैन धर्म के जो संस्थापक है उसको पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक किसको कहते हैं तो वो पार्श्वनाथ है। ठीक है, किस जैन तीर्थकर ने नारायण का अवतार कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसे जैन तीर्थकर है जिसे नारायण का अवतार कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है महावीर स्वामी को, नेमिनाथ को, ऋषभदेव को और अनिष्टनेम को। जो महावीर स्वामी हैं इसको क्या कहा जाता है? जैन धर्म के नारायण का अवतार कहा जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के कैमे तीर्थकर थे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कर रहा है पहले, ऑप्शन दूसरा कर रहा है दूसरे। ठीक है, और ऑप्शन सी कर रहा है 23वें, ऑप्शन डी कर रहा है 24वें। पार्श्वनाथ कैमे तीर्थकर थे? चलिए बताएंगे। पार्श्वनाथ कैमे तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के कैमे तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। ध्यान रखिएगा, इस पार्श्वनाथ कैमे तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, और जैन धर्म में जो है कौन से, यहाँ ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐसा तीर्थकर थे जिन्हें नारायण का अवतार कहा गया है? तो उसे ऋषभदेव को कहा था। और ऋषभदेव क्या है? तो ऋषभदेव प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है। ऋषभदेव कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है। ठीक है, और इनको मतलब जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो महावीर स्वामी में लगाएंगे। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। वेद का क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान, शक्ति। तो अगर हम वेद की बात करते हैं, वेद का अगर सही मतलब हम देखेंगे तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है ना, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? जो वैदिक लोग थे वो किस धातु का प्रयोग कर रहे थे? तो वैदिक लोग जो थे वह तांबा के प्रयोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? सेम क्वेश्चन एक जगह हो गया जी। वेद शब्द का जो अर्थ है वह ज्ञान है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किस चीज़ को इंगित करता है? आर्य शब्द जो है सरस्वती को इंगित करता है, गंगा को इंगित करता है। सॉरी, आर्य शब्द जो है वह किसको, नीड जाति समूह को इंगित करता है, या यावर जाति को समूह को इंगित करता है, या भाषा को इंगित करता है, या श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो आर्य जो है वह भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है ना। और आर्य की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? तो आर्य की जो थी वो सबसे प्रमुख नदी सरस्वती थी। निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी ऐसी स्मृति है जो सबसे प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है वह सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ऋषभदेव में ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? जी, ऋग्वेद में भी सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती को माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में समाज का स्वरूप कैसा था? यानी समाज किस तरह से था? पितृत्व सत्तात्मक था, या मातृत्व सत्तात्मक था, या दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था? जब हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो उस समय जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक था। माँ ही घर के प्रधान हुआ करती थी। ठीक है, माँ ही क्या होती थी? घर के प्रधान होती थी। सॉरी, ऋग्वैदिक काल में मातृ सत्तात्मक नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जो था वह समाज कैसा था? पितृत्व सत्तात्मक था। और जो सिंधु सभ्यता था उसमें मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, उसमें क्या था? मातृ सत्तात्मक था। और ऋग्वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। भारतीय इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? कौन ऐसा प्रथम विदेशी यात्री था जिसने भारतीय इतिहास को लिखा था? जी, तो हम देखते हैं कि वह प्रथम जो था वह मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ एक क्या था? राजदूत था, विदेशी यात्री था, और इसने भारतीय इतिहास को लिखा था। और 50वां क्वेश्चन है। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का उल्लेख उसने कौन से अभिलेख पर किया है? तो अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का जो है उल्लेख उसने अपने 13वें अभिलेख पर किया है। कैवें अभिलेख पे? 13वें अभिलेख पे किया है। और अंतिम क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वह पाली भाषा में दिए थे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप कुछ कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस तरह से अभी आपको एग्ज़ाम तक मैं जितने भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक पर कुछ न कुछ चर्चा करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट।